मनोरंजन की खबरों से आपका भी मनोरंजन करेंगे। तो बुलेटिन की शुरुआत मोतिहारी से एक बड़ी खबर है। देखिए, लॉज से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। जी हां, रघुनाथपुर के द्वारकापुरी में छापेमारी हुई, जहां पर जूते चप्पल के डिब्बे में शराब छिपाई गई थी। तो नए साल में खपाने की तैयारी थी, यानी कि जो शराब है वो नए साल में खपाने की इसकी तैयारी चल रही थी। जूते चप्पल के डिब्बे में शराब छिपाई गई थी। रघुनाथपुर के द्वारकापुरी में छापेमारी की गई, लॉज से भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया। तो आपको बताते चलें कि न्यू ईयर पर शराब की खपाई की तैयारी चल रही थी, यानी कि ये जो शराब है वो नए साल में इसको खपाया जाता, यानी कि इसकी बिक्री की जाती नए साल में। जूते चप्पल के डिब्बे में भर करके यहां पर शराब को रखा गया था, लेकिन छापेमारी में जब्त कर लिया गया। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए हैं। आज पटना सदर के एसडीएम, डीएसपी, एडीएम प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे। प्रशासन इन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बीपीएससी दफ्तर ले जाना चाहता था, ताकि उनकी बात बीपीएससी अधिकारियों से करवाई जा सके, लेकिन अभ्यर्थी इसके लिए तैयार नहीं हुए। कल उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम कोई री एग्जाम नहीं लेंगे, तो फिर उनसे हम क्यों बात करें? हमारी बातें नीतीश कुमार से हैं, आप नीतीश कुमार से मिला लीजिए, हम बातें रख लेंगे। और हम लोग क्या मांग रहे हैं? बीपीएससी का जो एग्जाम कंट्रोलर है, एग्जाम कंट्रोलर रात में आकर बोल दिए हैं कि मैं एग्जाम किसी भी हालत में नहीं करवाऊंगा। जब आप स्वतः कह चुके हैं ये बात, तो फिर कहने का क्या मतलब? आपके पास जाने का क्या मतलब है? छात्रों ने बीपीएससी से बात करने की मांग को ठुकरा दिया है। इस पर पटना जिला प्रशासन का बयान सामने आया है। एसडीएम ने कहा है कि प्रशासन की कोशिश लगातार जारी है, ताकि अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान किया जा सके। एसडीएम ने कहा है कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और उससे बात करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रिफ्यूज नहीं, अभी बात करने के लिए भेजा है हमने अपने मजिस्ट्रेट और एसएचओ को, एसएचओ साहब को। वो आकर बताएंगे क्या उनका डिसीजन था। उनको हमने टाइम दिया था, उसके बाद हम लोग पता चलेगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग को जो करना है और उचित स्टेप जो हम लोग को दिखेगा वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात करें, मुख्यमंत्री से मिलने की बात करो। हमने वहाँ भी क्लियर किया था कि ये दोनों एक अलग एंटिटी है, तो उसमें इंटरफेरेंस की बात आ जाती है। तो जो भी है बीपीएससी स्वतः अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, और सक्षम प्राधिकार भी इसमें है वो। और जैसे पूर्ववत एग्जाम में बोला जा रहा है इनके द्वारा कि बीपीएससी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैंसिल किया गया 67 बीपीएससी, बट बीपीएससी नहीं रिलीज किया था वो स्टेट की कैंसिल किया जाए। इससे पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हुए कोचिंग संचालक गुरु रहमान को आज गर्दनीबाग थाने में बुलाया गया था, जहां पर उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद गुरु रहमान ने बताया कि 3 जनवरी तक उन्हें धरना स्थल पर नहीं जाने के लिए कहा गया है, लेकिन वो अभी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसलिए कि आरोप था कि आप लड़का को भड़का रहे हैं, और अगर चीटिंग का कोई सबूत है तो सबूत दीजिए। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि लड़कों को ना मैं भड़का रहा हूँ, ना कोई चीटिंग का मेरे पास प्रमाण है। मैं सिर्फ और सिर्फ बापू सभागार में, बापू परीक्षा भवन में जो अव्यवस्था फैली उसके बारे में मैंने बताया। और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि जब अध्यक्ष महोदय ने नोटिफिकेशन में कह दिया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा, एक शिफ्ट परीक्षा होगा, तो फिर अगर ये 12,000 बच्चों का दोबारा परीक्षा ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नहीं होगा तो कौन उपाय करेंगे? पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर भी अब शामिल हो चुके हैं। अभ्यर्थी 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग में धरने पर बैठे हुए छात्रों से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ छात्रों से मिलने आए हैं। 12 बजे तक का टाइम दिया गया था सरकार को कि सरकार बच्चों से आकर बात करे। अभी मैं बच्चों से आकर बात करना चाहता हूं कि बच्चों का मंतव्य क्या है। अभी यहां से कोई जुलूस मार्च कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ बच्चों से बात करने आया। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग और पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मोतिहारी में अभ्यर्थियों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। अभ्यर्थियों ने कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार से लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
साथ ही परीक्षा रद्द नहीं किए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। और अब आपको एक गुड न्यूज बताते हैं। लालू परिवार में ये गुड न्यूज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बनने वाले हैं। जी हां, लालू परिवार में बहुत जल्द किलकारी गूंजने वाली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से पिता बनने वाले हैं। उनकी पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं और राजश्री कोलकाता में देखिए रेस्ट कर रही हैं इन दिनों। इस नई खबर से लालू और राबड़ी परिवार में खुशी है। सबसे ज्यादा खुश लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी हैं। राजनीतिक यात्रा खत्म कर तेजस्वी यादव कल कोलकाता जाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी करने के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपनी पत्नी के पास कोलकाता जाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है और उसके अनुसार देखिए तेजस्वी यादव पहले ही कोलकाता जाना चाहते थे, लेकिन व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब 27 मार्च 2023 में तेजस्वी यादव पहली बार पिता बने थे। अब देखिए लालू परिवार के घर बेटी कात्यायनी ने जन्म लिया। अब इसके बाद दूसरी बार पिता बनने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो अब सभी को इंतजार है। गुड न्यूज है ये लालू परिवार के लिए। राजश्री एक बार फिर से मां बनने वाली हैं, गर्भवती हैं इन दिनों राजश्री। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय, देखिए एक बार फिर से किलकारी गूंजने वाली है लालू परिवार में। इन दिनों तेजस्वी यादव का क्या शेड्यूल है, कब पहुंचने वाले हैं अपनी पत्नी राजश्री के पास? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खुशी की बात है ये लालू राबड़ी परिवार के लिए। और इन दिनों तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा खत्म हो गई है और कल जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कल रविवार को वे अपनी पत्नी राजश्री के पास कोलकाता के लिए रवाना होंगे। और जो जानकारी मिल पाई है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ कोलकाता में सेलिब्रेट करेंगे। और निश्चित तौर पर लालू राबड़ी परिवार के लिए एक बड़ी खबर है ये। इसके पहले लालू राबड़ी परिवार में एक तेजस्वी यादव की जो पुत्री है जिनका नाम कात्यायनी रखा गया था, उस समय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के पद पर तैनात थे। हालांकि इस दौरान परिवार को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से परिवार में खुशी का माहौल और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात नए साल में। जी बिल्कुल, नए साल में नई शुरुआत और किलकारी भी गूंजेगी उनके घर में। तो क्या लालू यादव से या फिर राबड़ी देवी से किन्हीं से आप लोगों की बात हुई है संजय? कितना उन्हें देखिए, खुशी जो है? जानकारी मिल पाई है, परिवार के लिए ये खुशी का क्षण है और लालू यादव एक बार फिर से दादा बनने वाले हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी बेहद खुश हैं और सारे पारिवारिक सदस्यों के लिए एक खुशी का ये मौका है। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के बाद तेजस्वी यादव जब पटना लौटेंगे तो निश्चित तौर पर एक जो परिवार में जश्न का माहौल है इसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। और आपको याद होगा कि 2021 में तेजस्वी यादव की शादी हुई थी जो उनकी पत्नी है उनसे, और उस शादी में तमाम जो लोग थे वो पहुंचे थे दिल्ली में। मीशा भारती के सैनिक फॉर्म पर ये वैवाहिक कार्यक्रम जो था वो संपन्न हुआ था और अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम जो लोग थे वो पहुंचे थे। 2014 में दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों बचपन के मित्र हैं और आरके पुरम डीपीएस में दोनों एक साथ पढ़ते थे और बाद में इनकी दोस्ती जो थी वो प्यार में बदली और फिर ये एक दूसरे के हो गए थे। और अब फिर से तेजस्वी यादव पिता बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर परिवार के लिए खुशी का माहौल और बिल्कुल। और देखिए जाहिर तौर पर उनकी पत्नी को भी इंतजार होगा कि तेजस्वी यादव जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचे, मुलाकात करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मिथिला के सांस्कृतिक लोक नृत्य जिजिया की भी प्रस्तुति होगी। भागलपुर के हिंदू युवा शक्ति केंद्र और मंजूषा कला एकेडमी से झिझिया नृत्य की प्रस्तुति को लेकर 15 कलाकारों के जत्था को दिल्ली रवाना किया गया। कला संस्कृति पदाधिकारी ने बच्चियों को विक्रमशिला एक्सप्रेस से रवाना किया। बिहार से 100 कलाकार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बिहार से 100 लोगों की टीम जा रही है जो राजपथ पे झिझिया की प्रस्तुति करेगी, जिसमें भागलपुर भी है। भागलपुर के अलावा पटना, आरा, पूर्णिया, ये सारे जिले भी हैं। बीजेपी कोर कमेटी सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के आवास में हुई और बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि संगठन में जिला अध्यक्षों का चयन के साथ साथ आयोग, निगम और बोर्ड के मसले पर भी चर्चा हुई। नाम का जो पैनल आया है उसमें कौन से जिला अध्यक्ष उपयुक्त होंगे, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत
फिर से जिला कोर कमेटी को बताया जाएगा और अंतिम रूप आज दिया जा रहा है। और इस तरह करके हम जो है 15 जनवरी तक जो है प्रदेश परिषद की बैठक कराएंगे और प्रदेश परिषद की बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के लोगों का चयन होकर के हम लोग वहां पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होंगे। खबर गंगा के कटाव की। भागलपुर में कोसी नदी कई जगहों पर भीषण कटाव कर रही है। जिले के नवगछिया, जहांगीरपुर, बैसी में नदी जो है तेज कटाव कर रही है। जहां पर हाल ही में कटाव रोधी काम हुआ था, वहां भी नदी इस समय तेज कटाव कर रही है। कटाव की रफ्तार को देखकर गांव वाले डरे हुए हैं। कोसी नदी के रौद्र रूप को देखकर गांव वाले प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे देखते ही देखते जमीन जो है वो नदी में समा जा रही है। चला गया बिहार में नए साल की विशेष तैयारी की जा रही है। साल के पहले दिन लोग हजारों की संख्या में बिहार म्यूजियम जाते हैं, तो ऐसे में बिहार म्यूजियम में 4 टिकट काउंटर को बढ़ा दिया गया है। अब इसे 8 से 10 किया जाएगा ताकि आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। पिछले साल का जो अनुभव हम लोग का रहा है, कई सालों का अनुभव है कि 1 जनवरी को बहुत अधिक भीड़ होती है बिहार म्यूजियम में। इसलिए हम लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ हैं। एक अनुमान है कि 5 से 10 हज़ार के बीच में यहाँ दर्शक बिहार म्यूजियम आएंगे। इसलिए हम लोगों ने विशेष तैयारी की है। विशेष तैयारी का आशय यह है कि हम लोगों ने काउंटर बढ़ा दिया है। साहिबगंज जिले में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है, जिससे कि लोग अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। एक ताजा मामला जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के समालपुर मोहल्ले का है, जहां पर बीती रात चोरों ने बैंक मैनेजर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 20 से 25 लाख का सामान वहां से उड़ा ले गए। ग्रामीण बैंक के मैनेजर सुधांशु कुमार उपाध्याय वर्तमान में गढ़वा में पोस्टेड है, जबकि उनकी पत्नी नेहा नीरज LIC में सहायक मैनेजर है और वो भी गोड्डा जिले में पोस्टेड है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर अब पुलिस जांच में जुटी है। चोरी हो गई रात में, पता नहीं चला, लॉक तोड़ करके, और लगभग 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ है। हम रात में 10 बजे आए, बाहर की गेट सुरक्षित थी, गेट हम खोले, उसके बाद कासिम नाम हुआ, तो हम बाहर की गेट खोले, उसके बाद अंदर गए तो गेट देखा ताला टूटी हुई थी। मेरा जो नज़दीकी आदमी था, सबसे पहले मकान मालिक को हमने सूचना दिया कि आपके घर में ऐसे हो गया भैया, तो और जो नज़दीकी आदमी थे आए, उसके सामने में हम लोग घर में प्रवेश किए, तो सारा सामान व्यस्त ताला टूटा हुआ है। तो लोग आकर के रात में देखे, थाना प्रभारी भी आए थे, तो देखे कि सामान अस्त व्यस्त है, ताला टूटा हुआ है। तो इसमें अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं और कोशिश है कि अपराधी पकड़ा जाए, उसी में हम लोग बढ़िया से अनुसंधान कर रहे हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए 1078 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स 2 का निर्माण किया जाएगा। ये आधुनिक अस्पताल झारखंड के लिए एक नया मॉडल बनेगा। रिम्स 2 की स्थापना के लिए वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन है, 1078 करोड़ का स्कीम सैंक्शन हो चुका है, वो 500 बेडेड बनेगा। और इसके अलावा जो रिम्स की जो यहाँ पे देख रहे हैं कि पेशेंट्स का जो इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए भी कल निर्देश हुआ है कि एक सर्किट बनाया जाए, पूरे मेडिकल का एक सर्किट हो। और रिम्स में यदि गंभीर मरीज आते हैं, यहाँ पे इलाज होता है, तो इलाज करने के बाद यदि इसको मरीज को यहाँ से हम लोग सदर हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं या दूसरे भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये भी है कि रिम्स में ज़्यादा दिन तक पेशेंट को नहीं रख करके उत्तराखंड में आज भी मौसम खराब है और बर्फबारी के साथ बारिश का दौर भी जारी है। तो वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ साथ पिथौरागढ़ में हैवी स्नोफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ पर आने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है, सड़कों से बर्फ को हटवाया भी जा रहा है। वार्निंग की बात करें तो इसमें जो हैवी स्नोफॉल है वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून डिस्ट्रिक्ट, इन 5 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसमें
जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक के क्षेत्र हैं या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उनमें कहीं कहीं पर भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। शुक्रवार से पहाड़ों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, नीति घाटी, माणा घाटी में बर्फबारी जारी है। नए साल से पहले करीब 6 सालों के बाद इस तरीके की बर्फबारी पहाड़ों में देखी गई है, जिससे सैलानी भी काफी खुश हैं और पर्यटक कारोबारी भी। लेकिन अभी फिलहाल पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की सबसे जबरदस्त बर्फबारी हुई और यहां पर 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ से पूरा बद्रीनाथ धाम ढक चुका है। पहाड़ों में आज दिन भर बर्फबारी होने की संभावना और देखिए 2500 से 3000 फीट की ऊंचाई वाले सभी इलाकों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में चक 27 बीडी के 3 जोरा माइनर में ट्यूबवेल खोदते समय जमीन फटने से हड़कंप मच गया। जमीन से 3 से 4 फुट पानी ऊपर उठ गया तो वहीं ट्यूबवेल खोदने वाली मशीन भी जमीन में धंस गई। जमीन से पानी अपने आप निकलने से खेत में हजारों लीटर पानी जमा हुआ है। विक्रम सिंह का खेत बताया जा रहा है। वहीं नहरी क्षेत्र के चक 27 बीडी के 3 जोरा माइनर की यह घटना बताई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी से दिल्ली के निगम बोध घाट लाया गया। यहां पर तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के बाद अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और बड़ी बेटी उपिंदर सिंह, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम घाट पर मौजूद थी। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की और बेटी ने मुखाग्नि दी। नमाखों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी ने उनको विदाई दी। निगम बोध घाट पर पीएम मोदी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी गई। देश भर में क्रिसमस के अगले दिन से ही सोने चांदी की कारोबारी दाम में तेजी देखी जा रही है, जो कि आज भी जारी है और सोने की चमक में पिछले 2 हफ्तों से गिरावट जारी थी, जो कि अब बढ़ने लगी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में हुए फैसलों का असर सोने और चांदी के दाम में उछाल लाने के साथ दिखने लगा है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट के लिए शुक्रवार के लिए काफी हलचल भरा दिन था। भारतीय रुपयों के मुकाबले डॉलर की मजबूती सोने चांदी के भाव में भी दिख रही है। बात करें अगर तो देश की राजधानी नई दिल्ली सबसे प्योर 99.9% शुद्धता वाला 24 कैरेट सोने के दाम में शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बात अब खेल जगत की कर लेते हैं। देखिए, मेलबर्न में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत ने वापसी कर ली है। मैच के तीसरे दिन भारत पर फॉलो ऑन का खतरा था, लेकिन नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने टीम को इस खतरे से बचा लिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन शतकीय पारी खेली। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए नीतीश और सुंदर ने 127 रनों की पार्टनरशिप कर न सिर्फ टीम इंडिया को मुश्किल से निकालने का काम किया है, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना डाला जो कि 147 साल के टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ। और अब बात फिल्मी जगत की। देखिए, बॉलीवुड के भाईजान फिर एक बार फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का टीजर वीडियो रिलीज कर दिया गया है। धमाकेदार टीजर में सलमान खान सैवेज लुक में नजर आ रहे हैं। टीजर में एक ही डायलॉग है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 1.141 मिनट के टीजर में सलमान खान की एंट्री उनके दुश्मनों के बीच से होती है। डायलॉग है कि सुना है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं, बस मेरी मुड़ने की देर है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। और इस मूवी में रश्मिका मंदाना भी नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।